Hello friends, welcome to Gurukul. Today we will discuss class 6 history chapter number 5 Kingdoms, Kings and an Early Republic. But before that, if you are new to our channel, please subscribe to my channel and hit the bell icon for further updates. अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 5 का पार्ट सेकंड। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम इनिशियल चैप्टर कवर कर चुके हैं। तो आप सभी आ जाइए पेज नंबर 49 पर। और हेडिंग क्या है? हेडिंग है हमारी महाजनपद। ओके, सो कम टू दी पेज नंबर 49 and the heading is Mahajanpad. About 2500 years ago, some janpad become more important than others. तो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि जो छोटे छोटे गांव थे या कबीले थे वो बड़े बड़े थोड़े से बड़े राज्यों में, स्टेट लेवल के राज्यों में तब्दील हो गए और उन जिनको क्या बोला गया? जिनको बोला गया जनपद। ओके, लेकिन जब वही जनपद और ज़्यादा शक्तिशाली हो गए और ज़्यादा उनके पास संपत्ति का अर्जन कर लिया और ज़्यादा उनके पास कर इकट्ठा होने लगा, तो यही जनपद महाजनपदों में कन्वर्ट हो गए, जिन्हें आप एक तरह से एक कंट्री की तरह देख सकते हैं। और ये सब कब हुआ? ये हुआ लगभग 2500 साल पहले। सम जनपद बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर। कुछ जो जनपद थे वो कुछ अदर जनपद के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए और उनको किसकी संज्ञा मिल गई? महाजनपद की संज्ञा मिल गई एंड वो महाजनपद के नाम से जाने जाने लगे। सम ऑफ दीज आर सोन ऑन मैप। और इस तरह से कुछ महाजनपद हमको इस मैप में भी दिखाए गए हैं, जैसे कि गांधार और अवंती, कौशल, हस्तिनापुर जो कुरु की राजधानी थी, कुरु है बेसिकली, मगध, वैशाली, ठीक है। और यहाँ पर भी साउथ में हमारा एक था अश्मक, जो कि इसमें मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ महाजनपद थे जो बहुत ज़्यादा पावर और कैपिटल यानी कि कर वगैरह इकट्ठा करके बहुत शक्तिशाली हो गए। ओके, मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। इन बहुत सारे ये महाजनपद थे, इनमें क्या होगा? किलों का निर्माण हो गया। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। इसका मतलब था कि इनके आसपास बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बना दी गई, निर्माण कर दिया गया इनकी सुरक्षा के लिए। Fort were probably built because people were afraid of attack from other kings. तो अब क्या हो गया कि लोगों में डर, भय ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो शक्तिशाली हो गए तो उन पर अटैक होने का भय ज़्यादा हो गया। क्या हो गया? जब पावर ज़्यादा आ जाती है तो उस पावर का एक तरह से उसको खोने का डर भी होता है, बढ़ता जाता है। तो वॉर ज़्यादा होने लगे, युद्ध ज़्यादा होने लगे और अपनी सुरक्षा के लिए लोगों ने क्या करवाना स्टार्ट कर दिया? किलों का निर्माण करवाना स्टार्ट कर दिया। इट इज़ लाइकली दैट सम रूलर वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्ट रियली लार्ज। और कुछ शासकों ने क्या किया? बड़े से बड़े किलों का निर्माण करवाया, जिससे पता चल सके कि उनके पास कितनी बड़ी संपत्ति है और वो कितने शक्तिशाली है, ठीक है। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजली बाय द किंग। और इससे क्या होता था कि जब किले का निर्माण हो जाता था तो उन राजा के जितने भी विश्वास पात्र लोग हैं या जितने भी रिलेटिव्स वगैरह हैं, सब उस किले के अंदर ही रहते थे। इसलिए जो राजा होता था उसको सारी चीज़ें कंट्रोल करना थोड़ा ईजी हो जाता था। ओके, बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। Thousands if not lakhs of brick और stone had to be prepared। तो ऐसे जो महल होते थे, जो किले होते थे, वो उनके लिए ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए होता था? बहुत ज़्यादा अमाउंट में ईंटें चाहिए होती थी, पत्थर चाहिए होते थे, ठीक है। बहुत ईजी नहीं था इनको बनाना। दिस इज टर्न मीट enormous लेबर प्रोवाइडेड पॉसिबली बाई थाउजेंड ऑफ मैन। तो क्या चाहिए अब? ईंट पत्थर के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्या चाहिए होती थी? लेबर चाहिए होती थी उनका निर्माण करने के लिए, ठीक है। मजदूर चाहिए होते थे। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस। और इन सब के लिए अलग अलग संसाधनों की ज़रूरत पड़ती थी। देख रहे हैं आप, ये पिक्चर बनाया हुआ है एक।
द न्यू राजास नाउ बिगिन मेंटेनिंग आर्मी। अब जो नए राजा थे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अब तक तो आर्मी रखते नहीं थे परमानेंटली, बस वो जो होता था जैसे कि वॉर होने वाली होती तो दो सेनापति वगैरह या जो भी उनके अंडर में हैंडल करने वाला जो मेन मैन होता था वो डिसाइड कर लेते थे आपस में कि किस तरह से किसको कितने कितने लोगों को कलेक्ट करना है, और ऐसे लड़ते थे, परमानेंट आर्मी नहीं होती थी। लेकिन अब क्या हो गया कि राजा अपनी खुद की आर्मी मेंटेन करने लगा, मतलब उनको वेतन देने लगा, पेड आर्मीज होने लगी, ठीक है, रेगुलरली उनकी सैलरी फिक्स हो गई। और इसके लिए राजा को अब और ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ने लगी, संपत्ति की ज़रूरत पड़ने लगी। सम पेमेंट वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन। तो अब ये पेमेंट किसके थ्रू होती थी, तो ये पेमेंट होती थी पंच मार्क्ड कॉइन, ठीक है, सिक्कों के द्वारा। और ये सिक्के कैसे होते थे, सील के फॉर्म में होते थे, इन पर है ना कोई विशेष चित्र छपा होता था जिससे ये पता चलता था कि ये राजा द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज टैक्सेस। अब मैंने बोला ना इतनी सारी चीज़ें जब आएंगी, जब आप राजा इतना सब मेंटेन करेगा तो उसको क्या चाहिए होगा, पैसे चाहिए होंगे। और ये पैसे कहाँ से आएंगे राजा के पास, तो वो आते थे टैक्स यानी कि करों के द्वारा, ठीक है। एज द रूलर ऑफ द महाजनपद वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट मेंटेनिंग बिग आर्मीज दे नीडेड मोर रिसोर्सेज। अब उनको जब इतने बड़े बड़े महल और किले बनवाने हैं और परमानेंट आर्मी रखनी है तो उनको बहुत ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत पड़ती थी। एंड दे नीडेड ऑफिशियल टू कलेक्ट दीज। और उन्हें ये कर जो होते थे, ये टैक्स जो होता था, ये पैसे जो होते थे, इसको इकट्ठा करने के लिए भी लोग चाहिए होते थे। तो इंस्टीड ऑफ डिपेंडिंग on occasional gift bought by people, as in the case of Raja of the Janpad, they started collecting regular taxes। और उन्होंने महाजनपद के जो राजा थे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, रेगुलर बेसिस पे टैक्स यानी कि कर को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स। टैक्स किस किस चीज़ पे लगाए जाते थे, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टैक्स था, क्योंकि उस वक्त में जो सबसे ज़्यादा काम इंडियंस करते थे या मतलब ये पूरी सभ्यता के लोग करते थे वो होती थी खेती। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे जो टैक्स लगाए जाते थे वो फसल पर, ठीक है, खेती पर। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या थे, किसान थे। यूजुअली द टैक्सेस वॉज फिक्स्ड एट 1/6। यूजुअली क्या होता था कि जो कर जो पे करना है वो फिक्स होता था, जैसे आजकल हम इनकम टैक्स भरते हैं इसी तरह से ये एक तरह का इनकम टैक्स होता था जो हमें अपनी इनकम का देना होता था। और ये कितना देना होता था, 1 पार्ट। जैसे आपकी इनकम टोटल 6,000 रुपीज़ है तो आपको उसका 1 पार्ट देना है, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज नोन एज भाग और शेयर। ये जो आप शेयर राजा को पे करते थे, टैक्स जो आप पे करते थे वो किस नाम से जाना जाता था, वो भाग या शेयर के नाम से जाना, मतलब भाग के नाम से जाना जाता जाता था, ठीक है। देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन। और ये टैक्सेस क्राफ्ट पर्सन पर भी लगते थे, जो उनकी इनकम होती थी उस पर भी ये टैक्स लगता था। दीज कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर। ये किस फॉर्म में होते थे कि वो मजदूरी कर सकते हैं राजा के लिए। फॉर एग्जाम्पल अ बीवर और अ स्मिथ मे हैव हैड टू वर्क अ डे एवरी मंथ फॉर अ किंग। जैसे कि वो पूरे महीने में एक दिन राजा के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे द टैक्स। जो हर्डर होते थे, जो चरवाहे होते थे, वो भी राजा को टैक्स पे करते थे। वो किस फॉर्म में करते थे कि वो राजा को एनिमल्स जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड कर दे, है ना। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स। चीज़ों पर भी टैक्स लगता था, ठीक है, उनकी जो बिक्री खरीदी ये सब चीज़ें होती है ना, इन पर भी टैक्स था। हंटर गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोडक्ट टू राजा। और हंटर गैदरर जो खाद्यान्न इकट्ठा करते थे और शिकार करते थे, इन लोगों को भी फॉरेस्ट यानी कि जंगल से लाए गए प्रोडक्ट को राजा को प्रोवाइड करना होता था। आप समझ रहे हैं। तो हर चीज़ पर टैक्स था, जैसे आज होता है वैसे पहले भी हर चीज़ पर टैक्स था, और इसी से राजाओं का राज शासन चलता था। नेक्स्ट हेडिंग इज चेंजेस इन एग्रीकल्चर। देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर। जो खेती होती थी उसमें 2 मेजर चेंज आए इस वक्त के दौरान। वन वॉज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन पिलो। तो वो क्या हो गया कि मैंने आपको पहले बताया भी होगा और आगे हम डिस्कस भी कर लेंगे कि पहले तो हड़प्पा सभ्यता वगैरह जब रही है तब तो लोहे की खोज हो ही नहीं थी। अब इस काल में क्या हो गया कि लोहे की खोज हो गई तो तेजी से लोहे के हल बनने लगे,
ठीक है। उससे क्या हुआ, मिट्टी को खोदना आसान हो गया, मिट्टी की जो खुदाई है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से होने लगी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, खेती को एक बूस्ट मिल गया, है ना। दिस मीन दैट हैवी क्लेली सोइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर देन विद अ वुडन प्लो। तो जैसे कि लकड़ी के हल से बहुत अच्छे से मिट्टी की खुदाई नहीं हो पाती थी, मिट्टी को अपन पलट नहीं सकते थे, लेकिन लोहे के हल से ये करना आसान हो गया, सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस। और इससे क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न का प्रोडक्शन होने लगा। सेकंड, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। This meant that instead of scattering seed on the ground from which plant would sprout, sampling were grown and then planted in the field। तो क्या हुआ था, अब तक तो ज़्यादा खेती करना आता नहीं था, तो डायरेक्टली है ना ऐसे सोइल पे मिट्टी को जोतने के बाद सोइल पे ऐसे ही सीड को थ्रो कर दिया जाता था, उसके बाद सीड क्या होता था, प्लांट हो जाता था। अब उन्होंने सैम्पलिंग ग्रोन करना स्टार्ट कर दिया और फिर बाद में उसको फील्ड में प्लांट करना स्टार्ट कर दिया, तो इससे प्रोडक्शन बढ़ गया। एज मैनी मोर प्लांट सर्वाइव्ड, इससे क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट क्या सर्वाइव कर जाते थे। हाउ एवर इट वॉज बैक ब्रेकिंग वर्क, ठीक है, लेकिन ये बहुत क्या था, टफ काम था, बहुत कठिन काम था, मतलब आपकी कमर दर्द कर देने वाला काम था। जनरली स्लेव मैन और वुमेन एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर हैड टू डू दिस वर्क। तो जनरली इस काम को कौन करता था, या तो जो दास हैं, जो स्लेव्स हैं, वो लोग करते थे, और या फिर जिन लोगों के पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है वो लोग ये काम किया करते थे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, अ क्लोजर लुक मगध। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मगध एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था एक समय में, और मगध के पास कहते हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल साम्राज्य था, और बहुत सारे युद्ध इसी साम्राज्य के लिए हुए हैं। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री के अंदर तो मगध बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपद बन गई थी, क्योंकि ये गंगा की तराई में थी, और उसकी वजह से यहाँ की जो मिट्टी थी उसकी उर्वरता बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पर ग्रेन्स बहुत ज़्यादा ईजिली प्रोड्यूस हो जाते थे, और उस वजह से यहाँ पर टैक्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता था, और जिससे मगध रातों रात धनवान हो गया, या संपत्ति बहुत ज़्यादा आ गई मगध के पास, ठीक है। Many rivers such as Ganga, Son flowed through the Magad. This was important for transport, water supply, making the land fertile. Part of Magad were forested. तो मैंने बताया जैसे कि मगध में जो नदियाँ थी वो बहती थी, उनकी उर्वरता मिट्टी, उसकी वजह से मिट्टी जो थी वो फर्टाइल हो गई थी, उर्वरता बढ़ गई थी, और वहाँ पर क्योंकि नदियाँ भी थी तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो गया था। ओके, और ये बहुत बड़ा रीज़न था मगध के अच्छे से फलने फूलने का, ठीक है। विच लिव्ड, जो एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेंड फॉर द आर्मी, क्योंकि वहाँ पर जंगल भी अच्छा खासा था, नदियों के कारण प्लांट्स बहुत थे, तो जो जंगलों में जो हाथी होते थे उनको ट्रेंड कर दिया जाता था, उनको पकड़ के ले जाते थे और आर्मी के लिए ट्रेंड कर दिया जाता था। उससे आर्मी की भी शक्ति जो होती थी, पावर जो होती थी वो बढ़ जाती थी। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, जंगलों से लकड़ी मिल जाती थी इजिली, और उससे क्या होता था कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स का निर्माण आसान हो जाता था, किले, महल, घर, ये सब आसानी से बन जाते थे। बिसाइड्स देयर वर आयरन ओर माइन, और इसके साथ साथ मगध में क्या था, लोहे की खदानें थी, जिससे क्या हुआ कि लोहा प्राप्त करना बहुत आसान हो गया, और उससे उन्हें तलवार, हथियार, खेती करने के लिए औजार, ये सब बड़ी आसानी से बनाना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से वो क्या करते थे, इसको अपने यूज़ में तो लेते ही लेते थे, साथ में इसका एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर दिया, और ये भी बहुत बड़ी मगध की संपत्ति के लिए, उसकी वेल्थ के लिए बहुत बड़ा एक सोर्स हो गया, ठीक है। बहुत आसान हो गया उन लोगों के लिए रुपए का, पैसे का या संपत्ति का अर्जन करना। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर, मगध में बहुत पावरफुल रूलर ने मैंने बोला ना कि मगध उस वक्त का सबसे पावरफुल एक तरह से कहते हैं महाजनपद, या कह सकते हो, या आप आज की भाषा में हम बात करें तो एक कंट्री बोल सकते हो आप उसे, ठीक है। तो बिम्बिसार, अजातशत्रु जैसे बहुत भी इम्पोर्टेंट राजा, अब इतने बड़े जो साम्राज्य को हैंडल करेगा तो डेफिनेटली वो बहुत ऐसा वैसा कोई तो इजीली नहीं कर पाएगा ना, तो ये पावरफुल राजा थे, बहुत ही पावरफुल शासक थे, जिनके नाम क्या है, बिम्बिसार एंड अजातशत्रु। तो इन्होंने मगध पर एक काफ़ी अरसे तक राज्य किया,
ठीक है। हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर अदर जनपद। तो इन्होंने ना अपने सारे सोर्सेज, अपनी पूरी पावर यूज की और अदर जो जनपद थे उनको कॉन्कर किया, मतलब उनको जीता और उन पर उनको अपने अधीन कर लिया। ठीक है। इससे क्या हुआ कि मगध का जो साम्राज्य था वो बढ़ता गया। महापद्म नंद वॉज अनदर इम्पोर्टेंट रूलर। आपने शायद सुना हो तो नंद वंश के बारे में, जहाँ पर घनानंद और महापद नंद, ये जो बिंबिसार वंश था, या आप कह सकते हैं अजातशत्रु बिंबिसार का ये वाला जो वंश था, उसके बाद नंद वंश ने ही मगध को संभाला है। और इसके बाद किसकी स्थापना हुई थी? मौर्य वंश की। तो आपकी यहाँ से टाइमलाइन क्लियर हो जाती है कि पहले आपका अजात बिंबिसार, जो मगध के एक तरह से आप कह सकते हैं संस्थापक ही थे, उसके बाद आता है नंद वंश और आफ्टर दैट मौर्य वंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Mahapadnan was another important ruler. He extended his control up to the northwest. और ये जो महापद्मनंद थे, इन्होंने अपना कंट्रोल कहाँ तक बढ़ाया? उत्तर पश्चिमी भारत तक बढ़ाते गए। ठीक है। राजगृह इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध। मगध की कैपिटल क्या थी? राजधानी क्या थी? राजगृह मगध की राजधानी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू द पाटलिपुत्र। और बाद में क्या हुआ? मगध की जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी, जो कि आज का प्रेजेंट डे में पटना के नाम से जाना जाता है। मोर देन 2300 ईयर्स अगो अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर, जो महान अलेक्जेंडर है, द ग्रेट अलेक्जेंडर, वो उन्होंने क्या किया था? 2300 साल पहले कहाँ रहते थे? ये यूरोप के मैसेडोनिया में रहते थे। ठीक है। तो इन्होंने क्या चाहा? इन्होंने इंडिया को कॉन्कर करना चाहा, जीतना चाहा। और ही डिडंट कॉन्कर द वर्ल्ड, वो पूरा दुनिया कंट्रोल करना चाहते थे, पूरी दुनिया के शासक बनना चाहते थे। बट ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जब ये इंडिया आए तो यहाँ इनका युद्ध हुआ, जिसके बाद ये घायल हो गए और वापस जाकर 33 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। वैन ही वॉन्टेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड हिज सोल्जर रिफ्यूज। जब ये मैंने जैसा कि बताया आपको कि भारत आना चाहते थे, तो पहली बार जब ये आए तो इनके सोल्जर्स ऑलरेडी बहुत सारे युद्ध करके आ रहे थे, तो वो काफ़ी थके हुए थे और उन्होंने जो नदी थी बीच में उसको पार करने से मना कर दिया और वापस चले गए। ठीक है, ऐसा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अ क्लोजर लुक, किसका? वज्जी। ये भी एक किंगडम था जिसके बारे में हम बात करेंगे। वाइल मगध बिकम अ पावरफुल किंगडम, वज्जी विथ इट्स कैपिटल एट वैशाली वॉज अ अंडर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब मगध में तो कैसा था? राजतंत्रात्मक शासन था, राजा का शासन था। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं वज्जी की, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो अलग थी। यहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता था? इसको जाना जाता था गण और संघ नाम से। क्यों? यहाँ की कैपिटल किस तरह से अलग थी? ये इस तरह से अलग था ये किंगडम, क्योंकि यहाँ गणतांत्रिक शासन था। गणतांत्रिक इन द सेंस कि यहाँ पर जनता का शासन था, डेमोक्रेटिक था। ठीक है। इन अ गण और अ संघ देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स। यहाँ पर कोई एक रूलर नहीं होता था, बहुत सारे रूलर होते थे और ये रूलर जनता द्वारा चुने जाते थे। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड ऑफ मैन रूल्ड टुगेदर ईच वन वॉज नोन एज राजा। कई कई बार बहुत सारे लोग एक साथ रूल किया करते थे और सारे के सारे राजा के नाम से जाने जाते थे। दीज राजा परफॉर्म्ड रिचुअल टुगेदर। ये राजा क्या करते थे? एक साथ रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। ठीक है। दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज। ये असेंबलीज किया करते थे, उनमें मिला करते थे। एंड डिसाइडेड वॉट टू बी डन एंड हाउ टू बी डन। मतलब ये लोग है ना आपस में बैठ के डिस्कस किया करते थे, डिबेट किया करते थे कि क्या कदम उठाने हैं जनता की भलाई के लिए और कैसे उठाने हैं। हाउएवर वुमन, दास एंड कमकरश कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज। तो इसमें वही थोड़ा सा भेदभाव ये हो जाता था कि इसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता था, दास को या जो इनके स्लेव्स होते थे उनको भी शामिल नहीं किया जाता था। बोथ द बुद्धा एंड द महावीरा बिलोंग टू गण एंड संघ। जो जब हम भगवान बुद्ध की बात करेंगे या भगवान महावीर की बात करेंगे, तो दोनों ही इन रिपब्लिक एरियाज से आते थे, इन रिपब्लिक साम्राज्यों से आते थे, ये डेमोक्रेटिक एरियाज से आते थे। ठीक है। मतलब इनके यहाँ पर कंप्लीटली जो शासन था वो जनता का था।
ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन इन ऑफ लाइफ इन द संघ कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक। जो आपको सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन मिलेगा ऐसे संघ का या फिर इस तरह की कैपिटल्स का, तो वो आपको कहाँ मिलेगा? बुद्धिस्ट बुक में मिलेगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 54। राजा ऑफ द पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्कर द संघ। और पावरफुल जो किंगडम के राजा होते थे वो हमेशा क्या चाहते थे? वो हमेशा ये चाहते थे कि वो इन संघ को, इन गणतंत्रात्मक जो राज्य हैं इनको कॉन्कर कर लें, इनको हासिल कर लें, जिससे उनकी पावर में क्या हो जाए? बढ़ोतरी हो जाए, और कहीं पर भी मतलब जनता का शासन ना रह के सारा शासन किसके हाथ में चला जाए? एक राजा के हाथ में चला जाए, सब जगह राजतंत्रात्मक शासन हो जाए। नेवरथलेस दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसके साथ साथ क्या हुआ कि जिसको जैसे रहना था वैसे रहे, लड़ाइयाँ होती गई, बहुत सारे युद्ध होते गए, और चीज़ों में बदलाव भी आया समय के साथ साथ, और लेकिन ये शासन जो था एक लंबे समय तक टिका रहा। टिल अबाउट 1500 ईयर्स अगो, आज से लगभग 1500 साल पहले, व्हेन द लास्ट ऑफ द गन और संघ वर कॉन्कर्ड बाय द गुप्ता रूलर। जो 1500 अगो यानी कि आज से लगभग 1500 साल पहले जो लास्ट गणतंत्रात्मक शासक था या संघ था, उसको किसने रूल किया था? गुप्ता पीरियड के जो रूलर थे उन्होंने रूल किया, और उसके साथ साथ जो प्रजातंत्रात्मक शक्ति थी या प्रजातंत्रात्मक राज्य था उसकी समाप्ति हो गई। ओके, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे आपके चैप्टर नंबर 10 में। फ़िलहाल के लिए हमारा ये चैप्टर जो है वो यहीं ख़त्म होता है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आप करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं उनको आपको एक्सप्लेन करूं आपके एग्ज़ाम से पहले, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी हम रेस्ट चैप्टर इन आवर फर्दर वीडियोस कवर करेंगे। आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।